अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, फजा में ठहरी हुई एक अनकही सदा आज शहर इक़्तिदार के दौर दीवार से टकरा रही है, जहां खामोशी भी बोलती है और लम्हे भी मानी ओढ़ लेते हैं। इस्लामाबाद आज महज एक दारुल हुकूमत नहीं, एक ऐसा संगम बन चुका है जहां दूरियों को समेटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बंद दरवाजों के पीछे होने वाली सरगोशियां सिर्फ जुमले नहीं, बरसों की तलखियों का बोझ उठाए हुए हैं। एक जानिब शकूक की धुंध है तो दूसरी जानिब यकीन की मध्यम रोशनी, और इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान जैसे अंधेरी रात में जलता हुआ चिराग जो रास्ता दिखाने पर मिस्र है। कहीं जमीन अब भी हालिया झड़पों की गवाह है, कहीं फजा में बेयकीनी की बाज़गश सुनाई देती है और समुद्री रास्ते भी जैसे किसी खत्मी फैसले के मुंतजिर हैं। मगर इसी बेकरारी के बीच एक उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही है कि शायद इस बार गुफ्तगू तसादुम पर भारी पड़ जाए। दुनिया की नजरें ठहरी हुई हैं, लम्हे ठहर कर खुद को देख रहे हैं, और क्या इंसान अब तलखियों से आगे बढ़कर समझौते की जुबान अपना सकेगा? ये महज एक नशिस्त नहीं, ये वक्त के माथे पर लिखी जाने वाली नई कहानी का आगाज है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, ये वो लम्हा है जब शहर की सांसें घड़ी की सुइयों से बंधी महसूस होती हैं, जहां रोशनियों के बाजार अचानक शाम के साए में ढलने लगते हैं और किफायतशारी एक खामोश नेगेबान बनकर दरवाजों पर दस्तक देती है। कहीं 8 बजे की हद, कहीं 9 बजे की मोहलत, और बीच में वो जिंदगी जो वक्त के पिंजरे में सिमटी जा रही है। दूसरी तरफ निगरानी की आंख जाग रही है, जैसे शहर के माथे पर एक सख्त लकीर खींच गई हो, जहां खिलाफ वर्जी महज खता नहीं बल्कि गिरफ्त का पेशखैमा साबित हो। दुकानों के शटर गिरते हैं तो यूं लगता है जैसे मशहद के ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता तय हो रहे हों। मगर इसी मंजर में एक और कैफियत भी जन्म लेती है, जहां ईंधन की कीमतें शायद नीचे उतरने को बेताब है, जैसे जलती धूप में ठंडी हवा का पहला का। लेकिन क्या ये राहत महंगाई के बोझ तले दबी सांसों को सहारा दे पाएगी? क्योंकि आदाद शुमार की दुनिया में रफ्तार सुस्त है, तरक्की की गाड़ी जैसे धुंध में रास्ता तलाश कर रही है, और महंगाई एक ऐसी परछाई बन चुकी है जो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या ये बंद होते बाजार, गिरती कीमतें और ठहरी हुई रफ्तार मिलकर किसी नई सुबह की खबर देंगी, या ये सब एक तवील रात का आगाज है? हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, जिनमें तारिक सुमैर और शकील करार, जबकि हमारा साथ देंगे सायरा बानो, डॉक्टर इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं करना चाहूँगी। तारिक सुमैर साहब, आपसे इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका जैसे जो दो बड़े मुखालिफ मुल्क हैं, जिनको कभी सोचा ये जाता कि कोई भी एक पेज पर इकट्ठा नहीं कर सकता, कोई भी इन्हें एक मेज़ पर नहीं बिठा सकता, सो वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करके पाकिस्तान ने आलमी सफारतकारी में एक शानदार मिसाल जो है वो भी कायम की है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक तारीखी कामयाबी है जो इससे पहले नहीं हुई? जी शुक्रिया काशा। पाकिस्तानियों के लिए बड़ा फ़ख्रिया लम्हा है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम, उसके कैपिटल इस्लामाबाद, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में शुमार किया जाता है, वहाँ रौनकें आप देखें, और रेड जोन में अगर आप वहाँ जाके देखें तो मनाजर क्या हैं जो दुनिया को दिखाए जा रहे हैं इस वक्त। तो इसमें अब देखें कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की अब तक की, जो अब तक जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक मुज़ाकरात बाज़ाब्ता कल सुबह होने हैं, हफ्ते की सुबह कल हम मुज़ाकरात के नताइज, इब्तदाई नताइज पे हम इंशाल्लाह कल बात कर रहे होंगे। तो इस हुकूमत को कह लें पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान की कामयाबी पे तमाम पाकिस्तानी खुश हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश हैं। मेरी बहुत बात होती है अमेरिका में, यूरोप में, दोस्त मेरे अजीज़ व कारब हैं, उनसे टैक्स पे भी बात होती है, कालें भी आती हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो मार्केटों में जाते हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं आजकल, जब से ये सीज़ फायर हुआ है, तो जब उन्हें पता चलता है कि हम पाकिस्तानी हैं तो बड़ी खुशी से हमसे बात करते हैं, हमारे पूछते हैं, पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो पहले होता था कतराते थे, इधर से निकल गया, उधर से निकल गया। तो ये बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। इस तरह का लम्हात पाकिस्तान की तारीख़ में जो जंग बंद कराने के हवाले से हैं, एक सुपर पावर की और एक पड़ोसी मुल्क ईरान जैसी ताकत की दरमियान उनको बिठाना, इससे पहले पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मौका नहीं आया था, कोई लम्हा नहीं आया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में एक बड़ी तारीख़ी OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी सरबराही की। उस वक्त के जो लीडर्स आए थे, यासर अरफात बड़ी बहादुर शख्सियत थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे, बाकी जो क़यादत थी उस ज़माने की आई थी, सऊदी क़यादत थी, तो वो सब यहाँ जमा हुए थे। बड़े लम्हात थे। फिर लम्हात अगर याद करें माजी की,
तो जब वाजपेयी ने एटमी तजर्बात किए तो पाकिस्तान ने उसका फिर 28 मई 1998 को जवाब दिया। उसके बाद भी एक OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी, इमरान खान के दौर में भी OIC की कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वो मामलात, वो सूरत हाल ज़रा डिफरेंट थी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान लीड कर रहा है इस सारे मामले को, इस प्रोसेस को। अमेरिका को भी फेस सेविंग की एक बात होती है, और बरतानवी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए थी, और उसलिए भी जंग बंदी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान शुरू से एफ़र्ट कर रहा था। पाकिस्तान ने इस एफ़र्ट्स में चीन को भी पूरी तरह शामिल रखा। चीन पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र, काबिल एतमाद दोस्त। पाकिस्तान ने इस सारे मामले में सऊदी अरब को पूरा लूप में रखा। आपको याद होगा कि जब वज़ीर ख़ारजा की यहाँ मीटिंग हुई तो इब्तदाई तौर पे वो 3 वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग होनी थी, पाकिस्तान की, मिस्र की और तुर्किया की। फिर उसमें सऊदी अरब को इंक्लूड किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए यहाँ पे, फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी एक मरतबा इसी अरसे में सऊदी अरब गए, फील्ड मार्शल भी गए। तो सऊदीया के साथ जो हमारा एग्रीमेंट था, पाकिस्तान ने इसराइल की वो साजिश या बाज़ अमरीकियों की वो साजिश नाकाम बनाई कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ें, तो मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ने से रोका। अगर एग्रीमेंट देखा जाए पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो हुआ है उसके मुताबिक, तो फिर पाकिस्तान को इस जंग में बिल्कुल कूद पड़ना चाहिए था, मैदान में आ जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने सफारतकारी की। ईरानी क़यादत को भी बार बार समझाया जाता था, उनसे बात की जाती थी कि आप सऊदी अरब के मामले में इस तरीक़े से रवैया ना अपनाएं। फिर आपको याद होगा कि जब आखिरी एक उनके आयल तनसीबात पे हमला हुआ तो हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उस दिन शेड्यूल थी ऑलरेडी पहले से, उसका जो एलामिया आया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी वलियत से बात की, फिर ईरान के सदर से बात की, तो एक ऐसी फ़िज़ा बन गई थी कि लग रहा था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर एक जो होता है ना कि आखिरी बाल तक खेलने की जो कोशिश की गई, तो उसमें फिर जो शहबाज शरीफ साहब का आखिरी ट्वीट आया, उस ट्वीट के नतीजे में फिर दोनों ममालिक की क़यादत को रियलाइज़ हुआ और उन्होंने कहा कि जी हम सीज़ फायर करते हैं। और इसमें आप देखें 10 तजावीज़ एक तरफ से हैं, 15 एक तरफ से हैं, तो सारी तो नहीं किसी की मानी जाएंगी। मिनिमम जो पॉइंट्स होंगे उन पे एग्रीमेंट का इम्कानात हैं, क्योंकि अगर एग्रीमेंट ना करना होता, नेगोशिएशन ना करनी होती, तो फिर इतनी फ़िज़ा नहीं बननी थी, यहाँ पे आना भी नहीं था। हफ्ता पहले भी, 15 दिन पहले भी एक माहौल बना था कि आ रहे हैं, आज आए, कल आए। अब तो बिल्कुल सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं। और आज दफ्तर खारजा ने भी स्टेटमेंट दी, शकील करार साहब ने भी सुबह एक अपना बीपर में ख़बर दी थी वीज़े के हवाले से कि वीज़ा फ्री जो है किया गया है। तो दफ्तर खारजा ने कहा है कि वीज़ा जो फ्री है वो महदूद है, वो सारे दुनिया के जर्नलिस्टों के लिए नहीं है, वो है जो ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जो जर्नलिस्ट आना चाहते हैं वो आ रहे हैं, उनको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। और दुनिया भर का मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर पहले ही इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, जर्नलिस्ट मौजूद हैं। चाइना से एक टीम मेरे इल्म में है जर्नलिस्टों की, कुछ 2 हफ्ते पहले पहुंच गई थी। मेरी एक तो उनके जर्नलिस्टों से रब्ता भी हुआ जो बीजिंग में मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट बाज़ औक़ात रहते हैं। तो चाइना से पहले से टीम आई हुई थी, बाकी ममालिक से भी कुछ पहुंच गए हैं, कुछ रास्ते में हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। उम्मीद का दाम है कि कल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी मतलब संजीदगी जो है वो इस वक्त दोनों जानिब से दिखाई जा रही है। शकील करार साहब, हाँ ना से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात तक का सफ़र किस नज़र से देख रहे हैं आप? शुक्रिया आकाशा। देखें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। और इस जंग ने, ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग ने, पहली बात तो ये कि जंगों की जो रवायती जंगें हैं उनका एक खाका था उसको बिल्कुल मलियामेट कर दिया जी। और एक नई ऐसी तारीख़ रकम की जिसकी कहीं मिसाल आपको नहीं मिलती। और ईरान ने अब तक जो भी रद्द-ए-अमल दिखाया बड़े ज़िम्मेदाराना तरीके से दिखाया। और अगर हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की और यहाँ आज के मुज़ाकरात की जी, तो ये पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का ट्रस्ट, फिर ईरान का ट्रस्ट, फिर खलीजी ममालिक का ट्रस्ट और यूरोपीय यूनियन का ट्रस्ट, तो ये मामूली बात नहीं है। वो इसलिए कि देखिए, पाकिस्तानी आवाम को तो यूरोप में और बाकी ममालिक में कहा जाता था कि ये
तकरीबकार और दहशतगर्द जैसे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलता रहा था। तो पाकिस्तान ने उसको साबित कर दिया है कि हम ना दहशतगर्द हैं, ना तकरीबकार हैं, और ना ही किसी मुल्क को के साथ लड़ना चाहते हैं, और ना ही किसी का नुकसान चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि दुनिया को भी अब अपने रवैये पर नज़रसानी करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के बारे में जो एक गलतफहमियों का एक पूरा जाल, एक नेटवर्क फैलाया गया था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो अब दुनिया का मौक़िफ़ क्या है वो अपने आप से पूछे और बताए फिर बाकी दुनिया को कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की आवाम तरक्की चाहते हैं, हुकूमतें तरक्की चाहती हैं, और इस सिविल और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रिलेशन ने दुनिया को एक एतमाद का नाम दिया। और आज इस्लामाबाद में एक सूरत हाल है, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ इलाके बंद हैं, आमदोरफ्त नहीं है, लेकिन आप देखें कि कहीं से कोई शोर कानों तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? कि दुनिया आवाम को भी मालूम हो चुका है, पाकिस्तानी आवाम को भी, कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है पाकिस्तान में, और हम तो उस गुजरते लम्हों के साथ साथ बेचैनी हमारी बढ़ रही है कि कब डेलीगेशन पहुंचेंगे, कब ये मुज़ाकरात होंगे, और कब हम दुनिया को खुशखबरी सुनाएंगे कि अमन माहिदा हो गया और इन निकात पर फैसला हो गया और अब जंग नहीं होगी और अब खुशहाली आएगी। तो आप सोचें, तसव्वुर करें उन लम्हात का कि हम कितनी बेचैनी से पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया उन लम्हात का इंतजार कर रहा है। हम दुनिया को बताएंगे कि माहिदा हो गया, दुनिया पूरी सुकून में आ जाएगी, सुकून में आ जाएगी। सही कहा शकील करार साहब ने कि बेसब्री से इस वक्त पूरी कौम जो है, बल्कि पूरी दुनिया जो है, इस चीज़ का इंतज़ार करे कि कब ये मुज़ाकरात होंगे, और जिस तरीके से अमन की बातें हो रही हैं, ये अमन होता दिखाई भी देगा। डॉक्टर अली इमरान साहब, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि आज आपने बहुत मीठा खाया होगा और आज आप मीठा मीठा बोलेंगे। क्या कहेंगे? इस वक्त सर पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद पर हैं। जी, बड़ी अच्छी आज तो टीवी की स्क्रीन भी बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि अमेरिकी वफूद और उसके बाद ईरानियन वफूद जहाँ पर आए। बट आज सुबह जब सारी चीज़ों को मैं देख रहा था तो बड़ी अजीब सी एक कश्मकश थी और बड़ी कन्फ्यूजन थी इस दरमियान के क्या जो ईरानियंस हैं वो आना चाह रहे हैं, बातचीत के लिए बैठना चाह रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक जो बड़ा मसला था इसराइल और लेबनान के दरमियान, वो बड़ा कल से जो है वो खबरों में जगह बनाए हुए था। तो क्योंकि ईरान का एक बड़ा कैटेगोरिकली एक बड़ा स्टांस था उनका, बड़ा फर्म स्टांस था उनका, कि जब तक लेबनान के साथ इसराइल जंग बंदी नहीं करेगा और वहाँ पर हमले करना बंद नहीं करेगा, तो हम उस वक्त तक, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बैठेंगे नहीं, उस वक्त उन्होंने कहा कि उस वक्त तक तमाम बातचीत जो होगी वो मैनी खेज नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो अभी मैं सुन रहा था कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिससे ये कंफर्म हो सके कि क्या वाकई ही इसराइल ने जो है वो लेबनान के साथ जंग बंदी का ऐलान किया है या नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे नोटिस में है वो ये है कि इसराइल ने कहा कि वो अगले हफ्ते लेबनान के साथ पीस टॉक के लिए बैठेगा। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि देखें, अगर आज इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात उस वक्त तक अमली जामा इनको नहीं पहनाया जा सकता जब तक इसराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा। और आपने देखा कि कल हमले बंद नहीं करेगा। सर पाकिस्तान तो इस पे बात कर रहा है, अली इमरान साहब, पाकिस्तान ने लेबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने पर भी जोर दिया। सर मैं यही कह रहा हूँ कि ईरान उस वक्त तक कोई भी फाइनल बात नहीं करेगा अमेरिका के साथ, किसी भी चीज़ पे, किसी चीज़ को कंक्लूड नहीं करेगा जब तक उसका जो एलाई है, ख़ास तौर पर जो हिजबुल्लाह है, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से, पिछले 2-3 वीक से इसराइल उनके ऊपर इतने जालमाना किस्म के हमले कर रहा है, और वहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक वो हज़ारों में जा चुकी हैं। कल भी 200 लोगों को इसराइल ने शहीद किया वहाँ पर, और आज भी उनकी बमबारी जारी थी। तो इन हालात के अंदर मैं नहीं समझता यहाँ इकट्ठा हो जाना भी बेमैनी हो जाएगा कि अगर ईरान की जो पहली शर्त है वो ये है कि लेबनान पर हमले बंद किए जाएं। अब एक तो ये साइड है, दूसरी साइड ये देखनी पड़ेगी कि आज जब मैं वाशिंगटन में जो उनकी स्पोक्स पर्सन हैं जो मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जी 3-4 चीज़ें जो है उनको निगेट किया जो ईरान ने अपने 10 नुकात थी उस पर रखी। एक तो एनरिचमेंट की बात थी कि जी वो जो उनका यूरेनियम एनरिच्ड है वो उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती और वो हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा।
नंबर 2 अपनाए हरमज़ उनको खोलना पड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो लेबनान है उस पर जो है वो इसराइल हमले बंद नहीं करेगा। अगर ये 3 इतने अहम नुकात जो हैं उनके ऊपर अभी भी एम्बिग्विटी है, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में जो इतने बड़ा पाकिस्तान की हुकूमत ने और अफवाज पाकिस्तान की काविशों से जो इतना बड़ा स्टेज हमने सेट किया है, एट द एंड ऑफ द डे उसका क्या कंक्लूजन्स होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त तक हल नहीं हो सकती जब तक ईरान के 10 जो नुकात हैं अगर उन पर अमल नहीं किया जाता, लेकिन एटलीस्ट वो एजेंडा के ऊपर हों और उन पर बातचीत की जाए। और जब तक वो बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती उस वक्त तक लेबनान के साथ जंग भी खत्म होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ईरान को अपना हरमज़ में भी जो ट्रैफिक जिस तरह पहले रवा दवा होती थी हमेशा, आज ये जंग से पहले उस तरह खोल देनी चाहिए, ताकि एक आप ऐसे जेस्चर्स लेकर आएं अमेरिका की तरफ से, इसराइल को कहा जाए कि वो जंग बंद करे और ईरान अपना हरमज़ को खोले। जब 2 वीक का टाइम है, जब तक ये सारी बातें और दोनों फ्री किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, उस वक्त तक जब तक ये सारी चीज़ें हो नहीं जाती, मैं समझता हूँ कि हमें इतना इस पे शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें इतनी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि जी वो बात होगी और दुनिया इंतज़ार में है। दुनिया इंतज़ार में तो ज़रूर है, लेकिन दुनिया को ये भी तो देखना है कि जो ईरान अपनी शराइत रख कर बैठा है, क्या वो शराइत जो है उन पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं। और एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त ईरान के हाथ में जो बटन है वो सिर्फ अपनाए हरमज़ का ही है। बाकी ईरान में कितने लोग मर जाएं, कितनी तबाही हो जाए, ना पूरी दुनिया को इससे कोई गर्ज है और ना अमेरिका इसकी परवाह करता है। हमारे भाई हैं ईरानी और हमें तो दुख है, तकलीफ है कि ईरान में अगर एक जानवर भी अगर अमेरिकन बमबारी से मरेगा तो पाकिस्तानियों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हमारा हमसाया है। और याद रखिएगा कि जो हमसाए होते हैं, आप हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते। और ख़ास तौर पर जो मुल्कों में जहाँ मुल्क होते हैं, जहाँ पर बॉर्डर्स की लाइंस होती हैं, वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। इसलिए मैं बड़ा पुरजोश भी हूँ और बड़ा पुर उम्मीद भी हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये दुनिया में कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। और ये जिस तरह पूरी दुनिया में एक केओस है, टर्मोइल है, तवानाई की जो कीमतें हैं, वो जो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी का तेल और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट हैं पेट्रोल की, वो नीचे आएंगी और दुनिया की इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी इस वक्त शेक हो गई है, वो दोबारा वापस अपनी जगह पर बैठ जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा अली इमरान साहब। सारा जी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से हमेशा ही हम अपने प्रोग्राम में ये बात करते थे कि जिस तरीके से ट्रंप भी कहते थे कि मुझे नोबेल अमन इनाम जो है वो मिलना चाहिए, सो जो पाकिस्तान ने कर दिखाया, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो उस पर बात कर रही है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान को नोबेल अमन इनाम जो है वो उसका हकदार है और उसको ज़रूर मिलना चाहिए। सो दुनिया जो है वो इस वक्त अमन इनाम पर बात कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो इसका हकदार है और पाकिस्तान को ये ज़रूर मिलना चाहिए। क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल भी आपने मुझसे पूछना था। देखिए, पहले भी एक वो कहते ना पंजाबी शीर ने जब भी मारी थी कि उस शख्स को, कि मतलब जो मुझे समझ नहीं आ रही है, अफगानिस्तान, इराक, शाम और वियतनाम, बोस्निया, कौन कौन सी जंगों में वो एटम बम गिराने तक, वो मुल्क है ना, वहां पर ऐसे थोड़ी होता है कि जो प्रेसिडेंट आया तो उसकी अपनी पॉलिसी है, पॉलिसी उनकी वही रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं। बिल्कुल। अब अगर इनको भी चलता कर दिया तो उनकी पॉलिसी वही रहेगी। तो ऐसे उस मुल्क के सदर को नामजद कर दिया, मतलब क्या अब ये भी, आई एम सॉरी, अब आप कि जिस तरीके से पिछले दिनों आपने तमगा इम्तियाज बढ़ते हुए देखा, अब नोबेल की भी वही वो रह गई है कि मतलब वो बाकी पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको हम भी सराहते हैं, दुनिया भी सराह रही है। तो देखिए, उससे पहले आप मेरे से मेरी राय मांग रही हैं, तो गजा में वहाँ पर जो फलस्तीनी बच्चे और खवातीन का जो कहते हैं ना कि कत्ल व गारत हो रही थी और हमारे सामने जो फुटेजेस आ रही थी और जिस तरीके से वो सारा किया था, ये तमाम कोशिशें तब से शुरू हो जानी चाहिए थी। तब से ये तमाम जितने भी ये मुस्लिम ममालिक हैं उनको इकट्ठे होके उस वक्त दबाव डालना चाहिए था। बिल्कुल। तो अभी आप देख लें कि यहाँ अमन की कोशिशें चल रही हैं, परसों तक ये कि रात में 2500 वहाँ लेबनान में बच्चे और खवातीन शहीद कर दी। अरे मुझे समझ नहीं आ रही इसकी कि अमेरिका का बगल बच्चा इसराइल है,
वो किसी चीज को मानता नहीं है। अल्लाह करे कि ये तमाम चीजें, वो कहते हैं ना कि जो हमें नजर आ रहा है वैसे ही तरीके से सारा कुछ हो जाए तो सब कुछ सही है, वरना वो मैं कहती ना कि ये शैतान लोग हैं, ये कोई शैतानी करने से बाज आएंगे नहीं। मैं इसराइल और अमेरिका की बात कर रही हूँ जी। कि अमेरिका तो अपनी वो जान बचाना चाहता है, या वो कहते हैं ना कि कंबल को छोड़ना चाहता है, किसी तरीके कोई आए और मेरी यहाँ से जान छुड़वा दे, कि जो उन्होंने उसके कहने के ऊपर, उसके कहने पे क्या अपनी कुछ वो क्या कहते हैं बशरी कमजोरियों के तकाजे जो उनके थे और वो जो काली फाइलें थी उसकी वजह से वो कूदे थे। बाकी आकाशा इस पे क्या बात करूं कि एक तरफ तो जाहिर है मेरे मुल्क का नाम बुलंद हो रहा है और आज वो खबरों में और दुनिया की नजरों में, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हम बार बार, अब देखिए आप तो आकाशा है ना हमारी प्यारी सी, अब आप वो अंसार अब्बासी भी नहीं है, आप उमर चीमा भी नहीं है, आप अफसार आलम भी नहीं है, कि जो आ के झंझोड़ रहे हैं लोगों को कि आओ और बताओ, खुदा जाने वो किसको वो इशारे कर रहे हैं कि भाई वो हुब्बुल वतनी पे ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो देखिए मुझे मेरी या किसी को भी हुब्बुल वतनी इन चंद लोगों को साबित करने के लिए बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो दुआएं हमारी हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान वो के अल्लाह पाक उसको हमेशा हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर फैसले में कामयाब करें। बाकी ये कि जिस वक्त हम लोग आपस में एक मुसलमान कहते हैं कि एक जिस्म की मानिंद है, एक हिस्से में दर्द हो तो दूसरे हिस्से में भी दर्द होता है, तो वो बस ये कि हम उस दर्द को फील करें, भले वो गजा में हो या भले लेबनान में हो। अब ये नहीं हो कि यहाँ पर है तो फिर चले सारा जी आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। और नाजरीन, कफायत शहरी सिंध में कारोबारी औकात महदूद, मार्केट्स 8 बजे बंद करने का एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उसके साथ साथ आवाम के लिए एक खुशखबरी है हमारे पास, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की थी कि एक खुशखबरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बड़ी कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि खिते में जंगबंदी के बायस जो आलमी मार्केट है उसमें खाम तेल की कीमतों में 15% तक कमी आई है। तारिक सुमैर साहब, 15% कमी जो है वो आलमी सतह पर तो आ चुकी है, और जिस तरह हमने देखा था जंग स्टार्ट हुई थी तो एकदम से कीमतें जो है वो पाकिस्तान में बढ़ा दी गई थी, जबकि हमारे पास स्टॉक भी मौजूद था 28 दिन का। लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ी सी ताखीर जो है वो भी सामने आ रही है। जिस दिन जंगबंदी हुई थी उसी दिन कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक खिताब करने जा रहे हैं अवाम से और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो देंगे, लेकिन वो 3 दिन गुजर गए हैं। सर, अब दे दें कोई खुशखबरी। शुक्रिया काशा। जिस तरह आपने बताया कि 15% कमी हुई है, तो ओगरा के ऑफिशियल से मैंने आज बात की थी फ़ोन पे, तो मैंने उनसे पूछा कि भी क्या बात, तो उन्होंने कहा जी इस बात के इम्कानात हैं कि आज रात तक कोई फ़ैसला हतमी हो जाएगा, क्योंकि मोहतात जो स्पोक्समैन होता है मोहतात गुफ्तगू करता है। तो उन्होंने जो मालूमात मैंने लिए हैं अपने ज़राए से कि 60 रुपये 55 रुपये पेट्रोल और 80 से 90 या 100 रुपये तक भी जा सकता है डीज़ल, इसकी कीमत कम की जाएगी। और इसको अगर मज़ीद भी ये कम करना चाहें तो कर सकते हैं, कुशन इनके पास अवेलेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। और जो लेवी की इन्होंने 80 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन कमी की थी, तो इनको चाहिए लेवी और 20 रुपये अगर ये नीचे ले आएँ लेवी टैक्स, तो ये 55-60 की बजाय 80 रुपये पेट्रोल पे जा सकते हैं, डीजल पे 100 रुपये पे जा सकते हैं। और इन्हें फ़ौरन करनी थी वो इस वजह से, क्योंकि डेफिनेटली ये जंग शुरू हो गई थी तो इस वजह से कीमतें बढ़ी थी। और वो 140 रुपए हैं, तो आप 50 या 55 कम करके कौन सा फायदा देने जा रहे हैं? नहीं, वो 137 हुई थी ना, तो उसमें से 80 रुपये। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। नहीं, ओवरऑल तो 200 के करीब बढ़ी है ना प्राइस, 200 से ऊपर नीचे हुई है। जो एकदम 137 रुपये बढ़ी थी उसमें 80 रुपये
जब तनकीद हुई हुकूमत पे प्राइम मिनिस्टर फिर को 80 रुपये कम कर दिए। 80 रुपये प्राइम मिनिस्टर को लाहौर में फिर अपनी जो उनकी ज़ाती रिहाइश का है वहाँ पे फिर उनको रात को फिर तकरीर रिकॉर्ड करानी पड़ी और रात 11:30 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट की सारी डिटेल बता के, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था। और जो एक ही क्वेश्चन था, मैंने भी इस पे बात की थी कि अब मैं जो आपको बता रहा हूँ तो ये हो जाना चाहिए। दूसरा जो मैं बात अप्रिशिएट करना चाहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, कि जो मार्केट्स 8 बजे बंद करा रहे हैं और शादी हाल 10 बजे बंद करा रहे हैं, तो इस पर इसका भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव असर पड़ रहा है। और मैं तो यही कहूँगा ये पॉलिसी मुस्तकिल कर देनी चाहिए, क्योंकि याशियों पे हमारे सारे जिनके पास पैसा होता है वो होटलिंग में घूम रहे होते हैं, जिनके पास इजाफी पैसा होता है वो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, जिनके पास इजाफी पैसा होता है शॉपिंग मॉल्स में रात 2-2 बजे तक फिर रहे होते हैं। और हमारे ताजर भाई जो हैं वो टैक्स देते नहीं हैं। सबसे कम अगर टैक्स कोई देता है इस मुल्क के अंदर, रिटेलर नहीं देते, ताजर नहीं देते, बहुत कम टैक्स है। टैक्स जो सैलरी क्लास है उसी का सबसे हाईएस्ट टैक्स जाता है। इनको टैक्स नेट में लाए, सबसे पहले लाने की ज़रूरत है। और ये जो मार्केटें हैं मुस्तकिल कर दें। शकील साहब भी बाहर जाते रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ, अमेरिका हो, चीन हो, यूरोप हो, कोई मुल्क हो, 6 बजे फिक्स मार्केटें बंद है। कोई चीज़ नहीं ऐसी होती कि आप कुछ ज़रूरत कर सकता वहाँ। और वहाँ तवानाई का भी मसला नहीं है, कोई बिजली का ऐसा प्राइसेस का भी नहीं होता, तवानाई की कमी नहीं है। उन्होंने एक सेट पैटर्न सिस्टम बनाया हुआ है। हमें ये मुस्तकिल बनाना पड़ेगा। ये ताजर तंजीमों से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं किसी हुकूमत को भी, चाहे फेडरल हो सूबाई हो। ये इसको मुस्तकिल बुनियादों पे कर देंगे तो देखेंगे रोशनी का इस्तेमाल करें। सुबह 9 बजे मार्केटें खोलें, 6 बजे बंद करें। हॉस्पिटल जो हैं वो ठीक है, बेकरी आइटम है, इनको मखसूस टाइम होता है पूरी दुनिया में। इसको इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सख्ती से करनी पड़ेगी। और इसमें अगर कोई गड़बड़, मैं अभी पहले जाता था अपने घर रात को तो ज़्यादा टाइम लगता था। अब जब से ये मार्केटें बंद हुई हैं तो बिल्कुल ट्रैफिक बड़ी स्मूथली जा रहा है। मिल रहा है अभी भी या नहीं मिल रहा? नहीं, पेट्रोल तो मिल रहा है जी। कौन सा पेट्रोल आप पूछना चाह रही हैं? जो आपको मिलता है। मुझे समझने वाले समझ गए। मुझे तो कोई फ्री पेट्रोल नहीं मिलता। आपने दिलवाना कहीं से दिलवाना है तो दिलवा दे। इल्जाम लगा था कि नहीं, वो उस इल्जाम में कोई सदाकत नहीं, कोई सदाकत। चले तारिक सुमैर साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। गरीब मुल्क है, मुल्क नाजुक दौर से इस वक्त गुजर रहा है। 77 साल हो गए ये चीज़ें सुनते हुए। शकील करार साहब, कफ़ायत शारी का दर्ज जो है आवाम को दिया जाता है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब ने भी बात की कि यही जो कफ़ायत शारी अभी हमने अपनाई है, अगर इसको भी आगे चल के भी इसी तरीके से इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही आसानियां पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ाई गई थी उस तेज़ी से कम नहीं की जा रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए आकाशा, अगर जिस तरह तमाम जोर टैक्स का हो और कफ़ायत की बात हो तो सारी बात आवाम पे आती है, लोगों पे आती है। हुकूमत पे तनकीद करते हुए पता नहीं तारिक सुमैर साहब की ज़बान क्यों लड़खड़ाती है या फुल स्टॉप आ जाता है। भैया आप हुकूमत को कहे ना कि पहले सबसे पहले अपने ऊपर कफ़ायत का अमल दरामद कराएं। आज भी रोज़ाना की बुनियाद पे इनके CM, इनके PM के जो प्रोटोकॉल हैं, कराची जो गए PM एक दुआ पे, एक शादी पे, तो कितनी गाड़ियाँ थी उस प्रोटोकॉल में। ठीक है, उनके साथ बाकी भी अहदेदारान थे, लेकिन इतनी गाड़ियाँ आप मुझे बताएं ना कि वो कौन सी कफ़ायत शारी है। हमें तो नज़र नहीं आ रही कि ये हुकूमत उस पर अमल दरामद कर रही है। सारा जोर तो आवाम पे आ रहा है। अगर टैक्स देना है तो आवाम ने देना है, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा देनी है तो आवाम ने देनी है, महंगाई का फेस करना है तो आवाम ने करना है। लेकिन अयाशी किसने करनी है? हुक्मरानों ने। उनकी अयाशियाँ उस तरह ही जा रही हैं, कोई कफ़ायत शारी हमें नज़र नहीं आ रही है। मार्केटों में उसी तरह सरकारी गाड़ियाँ घूमती है फिरती हैं, अफसरान के बच्चों को, फैमिलीज़ को लेकर फिरती है। पार्कों में जाएँ तब भी वहाँ पे आपको सरकारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, अब भी नज़र आ रही हैं। कहीं पर कोई कफ़ायत शारी नहीं है हुकूमत की तरफ नज़र आ रही है, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है और सारा जोर आवाम में पड़ रहा है। अभी आपने सवाल किया कि 3 दिन हो गए हैं जंग बंदी हुई है और कीमतें कम हुई हैं, हुकूमत अभी तक गौर कर रही है। लेकिन जब बढ़ाना था तो इन्होंने मिनटों में बढ़ाया और इतना बढ़ाया, फिर वही बात है, वो रोटी वाली तंदूर वाली बात, 50 रुपये कर दो, 30 रुपये कर दो। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को लूटी जा रहे। आवाम की जेब पर नज़र होती है हमेशा इनकी हुक्मरानों की, ख़ासतौर पर इसकी। तारिक सुमैर साहब मेरी बात तायद नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन आज मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा मैसेज देना जा रहा है तो अच्छी अच्छी बातें करनी है। लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि इसका फौरी रिलीफ दें। 50-60 की बात नहीं चलेगी, ये 100 रुपये तक इसको कम करें। नहीं कम करेंगे तो आवाम
अब बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाएगी कि हुकूमत अभी तक अपना जेब भरना चाहती है और अपना जो टैक्स नेट टारगेट है वो पूरा करना चाहती है, सर उसको बना रही है। अभी भी जो अवाम है वो समझेगी, अवाम समझ चुकी है, अवाम को पता है कि ये उनके साथ गेम क्या हो जाती है। और उसके बाद भी अली इमरान साहब, सर आप अपोजिशन में, अगर हुकूमत जो है जिस तरीके से कहा गया था, आपकी एक पार्टी के ही एक ऐसे फर्द की जानिब से बयान जो है वो सामने आया था कि हुकूमत को 116 रुपए कीमतें जो है वो कम करनी चाहिए पेट्रोल की। सो अगर नहीं की जाती तो अपोजिशन के पास क्या प्लान है इस वक्त, क्या करेगी अपोजिशन? आराम करेगी। ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज आप बड़ा शुभ शुभ बोल रही हैं और आज आप बड़ी न्यूट्रल बोल रही हैं। नहीं इमरान साहब, आज आप भी काफी ठंडे मिजाज से बोल रहे हैं। आप ठंडे, गलत है उसको पॉइंट आउट किया जाएगा, जहां पे आप हमेशा तारिक सुमैर साहब की लाइन को टो करती हैं। नहीं लगता है अली इमरान साहब को सॉफ्टवेयर को थोड़ा दुरुस्त हुआ है। सर आज क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको दाद देता हूँ इस बात पे। खाली दादा मिठाई देना, मिठाई देना और मिठाई भी आपको खिलाऊंगा। आप जरा मुझे आने दें, पता नहीं इसके बाद आप मुझे दाद देंगे कि नहीं। दे देंगे। अब हम पेट्रोल की बात कर रहे थे कि जी पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं किया। मैंने बारहा आकाशा आपके शो में ये बात की है कि पाकिस्तान की जो FPR है, जो रेवेन्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो इस वक्त 600 से 1300 अरब रुपए का खसारा का सामना कर रहा है और उसको पूरा करने के लिए हीले हुज्जतों और बहानों से आपके ऊपर टैक्स लादे जा रहे हैं। अच्छा, अभी तारिक सुमैर साहब ने एक बात की कि टैक्स ताजर नहीं देते और जो तो मजीद टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि इन ताजरों से, इन रक्षा रेडी वालों से, इन दुकानदारों से, ये छोटी जो सनतों के मालिक लोग हैं, इनसे आपने कितना और टैक्स वसूल करना है? खून तो आप इनका पी चुके। पिछले 40 सालों से ये शरीफ खानदान और ये जरदारी इस मुल्क का जो खून चूस रहे हैं, इन्होंने खुद कितना आज तक इस मुल्क में टैक्स दिया है। इनके बच्चे बाहर, इनकी मिलें बाहर, इनके घर बाहर, और इनका तमाम, जैसे वो मरियम नवाज साहबा कहती हैं, पाकिस्तान तो लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और जब प्रॉपर्टी का पता चला तो फिर लोगों ने कानों को हाथ लगाए। और दूसरी बात यह है कि तारिक सुमैर साहब ने कहा कि हम जब बाहर जाते हैं तो रात 2 बजे तक मॉल्स खुले होते, तो मैं बाहर नहीं 2 बजे तक खुले होते, पाकिस्तान में खुले होते हैं, वहाँ 6 बजे बंद होते हैं। आपको शायद आवाज़ नहीं क्लियर आई। नहीं सर, 6 बजे बंद नहीं, वहाँ भी 6 बजे बंद नहीं होते सर। अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में मेरा बड़ा टाइम गुजरा है और मॉल रात को सम ऑफ दोज 9 बजे और कुछ 10 बजे बंद होते हैं। चले हमारे तो 2 बजे तक खुले रहते हैं ना, सो 9-10 बजे। अच्छा, नहीं कोई मॉल ऐसा नहीं है जो रात 2 बजे तक। ईद के जो आखिरी दिन थे, अयाम थे, उनमें खुले रहते थे। अदरवाइज 10 बजे तक मेरे घर के बिल्कुल पास जो बहुत बड़ा पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, वो मेरे घर के बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि जी अवाम को कुर्बानी। मुझे ये बताएं, आखिर ये अवाम कब तक कुर्बानी दे? आपने इनकी हड्डियों से जो मांस था, जो जिल्द थी, वो भी अपने खींच ली है। अब मुझे बताएं कि आज इस मुल्क में गरीब आदमी का क्या हाल है। पेट्रोल की कीमत आप देख लें, दूध की कीमत, आप जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, आज तो इस मुल्क में पानी भी आपको ख़रीद कर पीना पड़ता है कि आपका जितना भी पीने वाला पानी है, जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है, वो ज़मीन के नीचे से जो आपकी पुरानी पाइपलाइंस थी, वो इस कदर बुसीदा और ख़राब हो चुकी हैं कि आपका पानी इतना पोल्यूटेड हो गया कि आपकी सीवरेज की जो लाइनें हैं वो पानी के उसके साथ मिल गई हैं। और जो हेपेटाइटिस C और जो मैंने इतनी बीमारी सारी ज़िंदगी में कभी यूरोप अमेरिका के अंदर नहीं देखी जितनी मैंने पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान में। हर शख्स बीमार है, हर शख्स का गला खराब है, जो टेस्ट करवाता है, किसी को TB है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर की बीमारी और कोई कैंसर की आर्जा में मुब्तला हो चुका हुआ है। और मैं एक चीज़ जो आप मुझे ये बताएं, मेरा आकाशा आपसे एक सवाल है, मैं एक सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं पिछले 4 सालों में, आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क की कितनी सनतें बंद हुई, इस मुल्क की प्रॉपर्टी का क्या हाल हुआ, इस मुल्क के रिटेलर का क्या हाल हुआ, टैक्सेस कहाँ चले गए, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई। और जो इनकी एक मोनोपोली थी कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चंद गाड़ियाँ इन मुल्कों में अरबों रुपए बना रही थी। तो ये तो शुक्र है कि कुछ जो असल में इक़्तिदार के मालिक हैं, जो आसमान हैं, उन्होंने थोड़ा सा देखा कि ये मुल्क तो बिल्कुल ही एंड की तरफ चल रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके तो थोड़ा सा संभाला दिया। लेकिन जहाँ तक इन हुक्मरानों की बात है, आप यकीन करें कि ये सिर्फ अपने पाँव
दुआओं से आगे देखते नहीं है। आज इनकी उम्रें 80-80 साल तक हो चुकी हैं और ये फूड भी सख्त नहीं खा सकते, लिक्विड फूड खाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इक़्तिदार की हवस है और पैसा कमाने की हवस है वो ख़त्म नहीं हो सकती। कहाँ ग्वाल मंडी के 10 मरला के घर से इन्होंने अपनी फाउंड्रियाँ शुरू की और आज ये एम्पायर्स के मालिक हैं। आज ये 10-10 हज़ार कनाल के घरों में रहते हैं, लेकिन ये गरीब का नहीं सोचते। ये सर अपने लिए 77 सालों से पाकिस्तान जो है वो नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है और उसके साथ साथ हमें देख रहे हैं सर, उसमें 3.5 साल तो आपकी गवर्नमेंट के भी शामिल है। आकाशा ये अपने लिए 11 अरब रुपए का जहाज खरीदते हैं और ये गोबर टैक्स लगा के उस जहाज का खर्चा अवाम के जो है सर से निकालना चाहते हैं। आप मुझे लगाए भाई जहाज का अगर सालाना 4 करोड़ या 6 करोड़ या 10 करोड़ है तो इन्होंने सोचा ये खर्चा कहाँ पूरा किया जाए, तो इन्होंने क्या किया कि ग्वालों की भैंसों पर भी गोबर पर भी टैक्स लगा दिया। सर वो कोई प्रोजेक्ट आपकी गवर्नमेंट में भी इस टाइप का आया था कोई, अगर आपको याद हो आप मेरी तरफ चल पड़े, कुछ हुआ था आप उधर चल सर ये छोड़ दें, आप मुझे सिर्फ ये बताएं ऑपोजिशन इस पे क्या कर रही है। अगर हुकूमत नहीं कम करती है, ये जो तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल जो है या डीजल जो है ज्यादा कीमतें नहीं करती जिस तरीके से बढ़ाई गई थी, तो आपके पास प्लान क्या ऑपोजिशन के पास? अच्छा आकाशा, मैं आपके शो में कई दफा कह चुका हूं, मैं आज आपके शो की वसातत से ये बात करता हूं कि आप हमें एक दिन का टाइम दें, कि आपके पास एक दिन का टाइम है, आप मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद या डी शो, आपको जलसे की इजाजत है और आपने महंगाई, लाकानूनियत, करप्शन, अकरबा परवरी के खिलाफ जलसा करना है, तो आप मुझे एक दिन का टाइम लेकर दें पुरअमन एहतिजाज के लिए। हमारा मसला ये है अपोजिशन का, और आप देख रही हैं, आपसे ज्यादा कोई बाखबर नहीं है कि जो हाल पिछले 4 सालों में 9 मई के बाद से हमारा किया गया कि हमें आज पाकिस्तान में किसी जगह पर भी ना पुरअमन जलसा करने की इजाजत है। पुरअमन जलसा तो अपनी जगह पे रह गया आकाशा, हमें तो कोई बयान भी ट्विटर पे हम दे दें, फेसबुक पे भी हमारे पार्टी के कोई कारकुन अगर दे दे तो रात को पुलिस उसके घर पहुंचती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसके घर में गाड़ी खड़ी तो तोड़ी जाती है, फर्नीचर तोड़ा जाता है, उसकी मतलब कोई प्लान नहीं है सर, कोई प्लान नहीं है आपके पास? मतलब अब आप फिर मायूस हो जाएं कि जो मुसल्लत किया जाएगा वही उनको मानना पड़ेगा? मुझे ये बताएं, पेशावर में जलसा कर लें भाई, अगर आपको पाबंदियों का मसला नहीं है तो पेशावर में जलसा कर लें। अगर आपको बाकी सूबों में पाबंदियों का अभी पेशावर वहाँ तो कोई इतराज नहीं है। 1 महीना पहले जब आप पेशावर में निकले थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का क्या हाल किया गया कि गाड़ियां तोड़ी गई, उन्हें मारा गया, उन पे देखें एक गवर्नमेंट होना और गवर्नमेंट को चलाने का जो पीछे मैकेनिज्म है, देखें बड़ी बातें बड़ी तल्ख हैं, जब मैं करूंगा तो आपको शायद नागवार गुजरें। सर ये तो वहाँ पे सर केपी में इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो आपकी है, सोहेल अफरीदी साहब को सोचना चाहिए अगर आप पेशावर में भी कर रहे हैं और आपको इतनी सारी सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है तो सर फिर हालात जो है वो आपके लिए ऐसे ही आगे चल के भी हो सकते हैं। सायरा जी, पहले दिन से ही कफायत शारी का हमें दर्स दिया गया था, पहले दिन से ही जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो डीजल की कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी थी और कहा गया था कि जैसे ही ये जंग जो है जंग बंदी होगी तो ये कीमतें उसी तरीके से कम भी होंगी। सायरा जी नहीं हुई हैं, क्या समझते हैं जो कफायत शारी पॉलिसी थी कितनी मौसर साबित हुई है और आगे चल के भी यही चीजें होनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल भी मौसर साबित नहीं हुई। पहले मुझे सिर्फ 1 मिनट टाइम दीजिएगा। तारिक सुमैर साहब हैं, अभी सबने तंज भी किया था और अभी तारिक सुमैर साहब ने कहा ना कि अली इमरान को कि आपने सही सुना नहीं, तो खुदा ना खास्ता मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं कहा था, मैंने कहा अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यानी कि आप हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब था। इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और खुदा न खास्ता मैं ऐसी बात इनके लिए नहीं कह सकती और मैंने इनको सॉरी भी किया और अभी इस प्रोग्राम में भी सॉरी कहती हूँ, माफी मांगती हूँ इनसे अगर इनको वो कहते ना कि ज़ाहिर मेरे अल्फाज से दिल पे लगी पहुंची हो जी, दिल पे लगी है वो, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप बड़े हैं, ज़ाहिर मैं बिल्कुल मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने कहा था अगर जी तो शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया सायरा जी आपका। जी नहीं तो आपसे मुलाकात की है और आपको मैं तारिक सुमैर साहब हमारे बुजुर्ग हैं और आइंदा से नून लीग को डिफेंड करने पे इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं इनके साथ बिल्कुल जी। सायरा जी आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ये बात आपके सामने ही है, मैं बार आपके प्रोग्राम में भी पहले बार एक मिसाल देती हूँ कि कैसे हो सकता है कि मैं मतलब अपने मुलाजिमीन को मैं बोलूँ कि आज से तुम लोग दाल खाओगे और मैं अपने हाथ में वो क्या कहते हैं ना कि मुर्गे की रान पकड़ के मैं बैठी हुई और उनको बोलूं कि बड़ा मुश्किल वक्त है, दिल में तो सोचेगा। जब इस किस्म की चीजें आती हैं और फिर हम इन लोगों को देखते हैं तो यकीन नहीं करें तो उनकी अच्छी चीजें वो भी नहीं लगती अच्छी चीजें, यानी कि अगर कुछ अच्छा बोलने को दिल भी चाहे तो वो भी जुबान साथ नहीं देती। अभी आप महंगाई की बात अभी चल रही थी, मैं
15-20 दिन पहले की बात है कि यहाँ पर वो रेती और बजरी का ये जो ट्रक डलवाया था वो 37,000 का मुझे मिला था। जी। मैंने रात में गांव में हूँ, मुझे काम करवाना था, मैंने उसको बोला कि सुबह, तो उसका वॉइस नोट आया कि बाजी अब वो ट्रक 50,000 रुपए का। 37 आपको से पहले सीधा पैसे 50। ओह माय गॉड। 37 से 50। वो 50। मैं परेशान और मैं वो माइल्स और वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि ये किस तरह। अब आप मुझे बताएं कि वो पेट्रोल की कीमत उन्होंने पहले कम की, इस वक्त किसान मुश्किल में है, हमारी मतलब वो कहते हैं कि परेशान है, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अगली फसल हमारी कपास लगनी है, गंदुम है, थ्रेशर खड़े हैं, लेकिन बहुत से लोगों की इतनी कमर नहीं है, वो बेचारे थोड़े से पैसे लेके वो आड़ती को बोल रहे हैं कि ये उठा लो, यहाँ से उतार लो, तुम एक खाने की 4 बोरियां दे दो या 4 रुपए दे दो और उसके बाद ये उतार लो। लोगों के पास नहीं है। तो खुदा का मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त जो वो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, ये किसान कहते हैं कि लोगों के लिए अनाज उगाता है, फिर वही हम वो कहते हैं कि वो चूहे भी खा जाते हैं, फिर उनसे अरबों रुपए भी उनको बाहर भेज के कमाया जाता है। तो थोड़ा हमें सांस दे दें, जीने का हक दे दें। सायरा जी, आप जीने की हक की बात कर रही हैं, यही सवाल सिंध के हवाले से आपके सामने रखूंगी कि जो सिंध हुकूमत है वो भी कुछ कफायत शारी का दर्स दे रही है और वो यही कह रही है कि ये जो कफायत शारी से जो बचत होगी उसकी अवामी फलाह के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या समझती हैं आप, क्या होने जा रहा है? ऐसे इस्तेमाल होता है कि जब सैलाब भी आया था ना, तो वो जो कहते हैं कि 80 करोड़ 3 दिन में बट गए थे। तो वो तो सिंध हुकूमत तो ऐसे मदद करती है कि वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना मिले। तो ये तो ऐसे देती है कि जिसको मिलता है ना उसको भी नहीं पता चलता कि मुझे मिला है कि नहीं मिला। तो इन्होंने जो अरबों खरबों कर्जे लिए हुए वर्ल्ड बैंक से, एशिया बैंक से, फिर इनको जो हिस्सा मिलता है, इनका NFC, ये सारी चीजें वफाक से जो मिलता है, वो कहाँ आवाम पे लगा है वो मुझे भी बता दें। 4 हॉस्पिटल जो हैं वो भी उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप का ये SIUT ले लें, गंबट उसका ले लें, ये कर लें, उसी पे ये लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। यहाँ पर स्कूल बंद, सेहत की हालत खराब, पानी यहाँ पर पीने का नहीं, और ये तमाम चीजें, ये इस तरह की बातें, मतलब ये कहते हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं और ये बोलेंगे और हम कहेंगे वाह 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 वाह, और ये सारी चीजें। अभी उससे पहले आप कह रही थी मार्केट बंद होने का, बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। हमारे जितने भी ताजर अब मार्केट्स में चलेंगे तो माशाल्लाह, मतलब वो कहते हैं ना कि सुन्नत उनके चेहरे पे सजी हुई है, माथे पे मेहराब भी है। तो उनको ये नहीं पता कि जो रिस्क के जो कहते हैं ना, वो कहते हैं दरवाजे खुलते हैं और वो अलल सुबह के भाई आप मगरिब के बाद अपनी दुकानें बंद कर दो, ये हमारे मतलब लिखा हुआ है, उसमें वो अमल नहीं करते। लेकिन इसमें दूसरी चीजें जो पॉलिसी बनाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि उनकी तो थोड़ा इन चीज को देखना चाहिए कि एक चीज होती है PPE, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। उसमें आप लोगों की साइकी भी चेक करते हैं और बाकी तमाम चीजें भी चेक करते हैं। अब ये मार्केट का तो है, हमारे कराची में तो दोपहर के वक्त लाइट ही नहीं होती। मैंने जाती हूँ तो मैं अक्सर उनसे बात करती हूँ, ये मार्केट्स वगैरह में जाती हूँ, तो उन्होंने कहा बाजी अगर सुबह के वक्त लाइट हो तो हम भी आके यहाँ पर कह रहे हैं कि दुकानें खोल कर बैठ जाएं। सुबह हमें अपने घर वालों को पानी का टैंकर डलवाना होता है, पानी लाकर देना होता है, गैस के सिलेंडर भरवा कर देने होते हैं। तो हुकूमत इस चीज को भी देख ले कि भाई जो वो है उसमें लाइट का भी देख ले। और जिस तरह के अभी कहा तारिक सुमैर साहब ने या शकील करार साहब ने कि अल्लाह करे कि ये पॉलिसी ऐसे ही रहे, सुबह के वक्त दुकानें खुले और मगरिब के वक्त कि भाई अब बहुत अयाशी हो गई। अब ऐसे नहीं हो सकता कि जिसके पास पैसे हैं वो अयाशी कर रहा है, फिर उसका बोझ गरीब आवाम पर भी पड़ रहा है। Exactly. अब आप मुझे बताएं ना, जिसकी आमदन करोड़ों में है वो भी 520 रुपए का डीजल डलवा रहे हैं, और ये मेरा कोई मुलाजिम है, उस बेचारे की अगर 10 एकड़ जमीन है वो भी 520 का डीजल ले रहे हैं। तो ये पता नहीं अजीब सा सारा कुछ है। अल्लाह पाक हम पे रहम करे, इन हुक्मरानों को ये जो किरदार अदा कर रहे हैं सालसी का, और जो चारों तरफ से मुबारकबाद मिल रही है,
मैं कहती हूँ कि इनके दिल के ऊपर असर कर जाए और ये सोचें कि एक अच्छा काम कर रहे हैं तो कितनी पजीराई मिल रही है, अगर हम अपनी आवाम के लिए करें तो पता नहीं फिर क्या मिल जाएगा। मतलब सारी दुनिया की जो आवाम है, ईरानी आवाम को ले लिया जाए, इस वक्त बात कर ली जाए अमरीकी आवाम की, तो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो थोड़ी सी खुशी पाकिस्तानी अभी होनी चाहिए जिसके असली हुक्मरान है। एग्जैक्टली। सो खुशाइन बात यह है कि भाई कीमतें जो है वो कम होने जा रही हैं, और अब कितनी कम होती हैं आज तक तमाम तर चीज़ें जो है हमारे सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया सायरा बानो, तारिक सुमैर, डॉक्टर इमरान और शकील करार साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा।